हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम किस तरीके से ITR-1 फाइल कर सकते हैं नए इनकम टैक्स पोर्टल पर सैलराइड पर्सन के लिए। सैलरी और अदर सोर्स का इनकम हम इस वीडियो में कवर करेंगे, डिडक्शन को भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उसके अलावा बहुत सारे इश्यूज जो कि नए पोर्टल पर आ रहे हैं उनको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, इनकेस आपको अगर ITR-1 का कंप्लीट डिटेल वीडियो देखना है तो आप हमारे नए चैनल टैक्स फाइलिंग स्कूल पर देख सकते हैं। उसके अलावा दूसरे जो ITR फॉर्म्स है उसके वीडियो भी आपको हमारे नए चैनल पर मिल जाएंगे और नए इनकम टैक्स पोर्टल पर जो इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं उनके वीडियोस भी आपको हमारे नए चैनल पर मिल जाएंगे। तो नए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे incometax.gov.in की वेबसाइट पर। यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, लॉगिन का पेज आ जाएगा। अब जल्दी से हम लॉगिन कर लेते हैं। अब इस तरीके से एक पेज आ गया है, यहाँ स्कीप का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से हम डैशबोर्ड पर आ गए हैं। दोस्तों, ध्यान देना है, 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आपको पहले ही वेरीफाई कर लेना है, चेक कर लेना है कि सही है या नहीं है। सबसे पहले तो आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल वेरीफाई कर लेना है। अब कॉन्टैक्ट डिटेल वेरीफाई करना है या उसको अपडेट करना है तो उसका वीडियो ऑलरेडी हमने अपने नए चैनल पर बनाया हुआ, आप देख सकते हैं। डेमो बहुत डिटेल में हमने बताया हुआ है सारी चीज़ों को। बैंक अकाउंट से लेकर बहुत सारे इश्यूज हैं, तो इससे रिलेटेड भी हमने 3-4 वीडियोज़ बनाए हैं अपने नए चैनल पर, आप देख सकते हैं। बैंक अकाउंट आपको पहले ही प्री वैलिडेट कर लेना है ध्यान से, अदरवाइज आपका ITR फाइल नहीं होगा और रिफंड भी नहीं आएगा। उसके बाद ई फाइल में जाइए, इनकम टैक्स रिटर्न 26AS का यहाँ पर ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिए, कन्फर्म पर क्लिक करिए। एक नया यहाँ पर पेज आ गया है। इसके बाद का जो प्रोसेस है वो सेम है पहले के जैसे ही। यहाँ पर आपको 26AS में TDS का डिटेल चेक कर लेना है। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान देना है कि TDS आपका पूरी तरीके से अपडेट हो गया है या नहीं हो गया है, इसको आपको चेक कर लेना है और उसके बाद ही इनकम टैक्स रिटर्न आपको फाइल करना है। तो आपको फिर से जाना है ई फाइलिंग वाले पेज पर। यहाँ पर देखिए ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर फाइल नाउ का भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। दोनों सेम पेज पर ही जाते हैं, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर असेसमेंट ईयर हमें सिलेक्ट कर लेना है 21-22। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। ऑनलाइन मोड पर हमें फाइल करना है तो ऑनलाइन प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए टू फाइल अ फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न स्टार्ट न्यू फाइलिंग का ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ध्यान देना, अगर ऑलरेडी अपने ITR थोड़ा सा भरा हुआ है तो आपको ऊपर लाइन दिखाई देगा जैसे कि हमारे केस में दिखाई दे रहा है। लेकिन हम यहाँ पर डेमो बना रहे हैं तो एकदम शुरू से हम यहाँ पर ITR भरना स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर इंडिविजुअल हम सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ITR फॉर्म हमें चुनना है तो ITR-1 हम सेलेक्ट कर लेंगे। प्रोसीड विथ ITR-1, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर रीज़न हमें बताना है कि हम ITR क्यों फाइल करना चाहते हैं, क्या हमारा टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से ज़्यादा है। तो अगर ऐसा केस है तो आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके अलावा देखिए सेक्शन 139(1) का 7वां प्रोविजन जो है यहाँ पर उससे रिलेटेड 3 कंडीशन दिए गए हैं। आपके करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट डिपॉजिट हुआ है प्रीवियस ईयर में, अगर हुआ है तो आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप पहले इसको सेलेक्ट करिए और फिर इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने फॉरेन ट्रेवल किया हुआ, एक्सपेंडिचर 2 लाख से ज़्यादा हुआ तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, अगर वो 1 लाख से ज़्यादा हुआ है तो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान देना है, तीनों भी केसेस में आपका टोटल इनकम कितना भी हो, लेकिन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो आपको ITR फाइल करना होता ही है। हम इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे केस में ये एप्लीकेबल नहीं है। हमारे केस में पहला वाला ऑप्शन ही एप्लीकेबल है, हमारा इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। मान लीजिए आपका इनकम जो है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, फिर भी आप नील रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, या तो आपका रिफंड है, इनकम तो कम है लेकिन आपका TDS डिडक्ट हो गया था तो TDS रिफंड कराने के लिए आप अपना ITR फाइल करना चाहते हैं तो आप अदर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान देना है, आपका इनकम जो है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम होगा तब अदर सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। अदरवाइज पहला वाला ऑप्शन ही आपको सेलेक्ट करना है। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि बहुत सारे डिटेल प्री फिल्ड होंगे तो आपको क्रॉस वेरीफाई कर लेना। ओके पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक समरी आ गया है। इस समरी में देखिए यहाँ पर नीचे बहुत सारे टैब दिए गए हैं, शेड्यूल जिसको हम बोल सकते हैं। तो एक एक करके सारे शेड्यूल हम भरेंगे और उसके बाद प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हम जाते हैं। इस तरीके से वेरीफाई और पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पेज आ जाता है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। अब आप देख सकते हैं ऊपर प्रोफाइल का डिटेल दिया गया है, मतलब नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, आधार नंबर, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ दिया गया है। ध्यान देना, इसको आप एडिट नहीं कर सकते। इसको एडिट करने के लिए आपको पैन कार्ड में, आधार कार्ड में अपडेट कराना
होगा। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर एड्रेस दिया गया है, मोबाइल नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी दिया गया है, इसको आपको चेक कर लेना है। अगर कुछ भी इसमें से रॉन्ग है तो उसको आपको सही कर लेना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कॉन्टैक्ट डिटेल आपको होम पेज पर ही चेंज कर लेना है ताकि यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाए। बट इन केस आप अगर होम पेज पर नहीं करते तो यहाँ भी एडिट का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन अगर होम पेज पर कर लेंगे तो बार बार आपको एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ITR फॉर्म में यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसको आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, बिल्कुल सही होना चाहिए आपका कम्युनिकेशन नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस। अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं। अब यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखिए, स्टेट गवर्नमेंट ऑलरेडी सेलेक्टेड है। हो सकता है आपके केस में सेंट्रल गवर्नमेंट हो या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, उसके अलावा प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। पेंशनर है तो आप पेंशनर सेलेक्ट कर सकते हैं अगर पेंशन मिल रहा है। अगर कुछ नहीं मिल रहा है, आपको अदर सोर्स का इनकम है तो नॉट एप्लीकेबल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे केस में स्टेट गवर्नमेंट है तो ये हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे फाइलिंग सेक्शन, तो 139(1) ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। ड्यू डेट से पहले कर रहे हैं तो 139(1) ही आएगा, ड्यू डेट के बाद कर रहे हैं तो 139(4). ड्यू डेट फिलहाल मुझे लग रहा है कि और ज़्यादा एक्सटेंड होगा इस बार, तो चिंता की कोई बात नहीं। और नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि क्या आप नया टैक्स रेजिम चुनना चाहते हैं अंडर सेक्शन 115 BAC। तो आपको यहाँ पर डिसाइड करना है कि नया टैक्स सिस्टम चुनना है या पुराने पे ही रहना है। पुराने पे रहना है तो आपको नो सेलेक्ट कर देना है, और नया चुनने जाएंगे तो ध्यान देना इस तरीके से आपको एक यहाँ पर पॉपअप मैसेज आएगा। यहाँ पर लिखा गया है कि कौन कौन से बेनिफिट आपको छोड़ने पड़ेंगे अगर आप नया टैक्स सिस्टम चुनते हैं। तो हमारे केस में हम पुराना वाला ही चुनने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हमको पुराने वाले में ज़्यादा बेनिफिट है। अब किस में बेनिफिट है या नहीं है वो आपको पहले ही डिसाइड कर लेना है। इससे रिलेटेड ऑलरेडी हमने अपने नए चैनल पर वीडियो बनाया हुआ है, तो उस चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। उसके बाद और थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब यहाँ पर बैंक डिटेल दिया गया है। बैंक डिटेल वैलिडेट होना बहुत ही जरूरी है, नहीं अगर वैलिडेट हुआ तो आप पहले वैलिडेट कर लीजिएगा फिर ITR फाइल करिएगा। यहाँ पर देखिए आपको एक अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा रिफंड के लिए। हमारे केस में 2 बैंक अकाउंट वैलिडेटेड है तो एक हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। अब नीचे जाएंगे, कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ हमारा ठीक से कंप्लीट हो गया है। अब टोटल इनकम हमें इंटर करना है, तो शेड्यूल ग्रॉस टोटल इनकम में जाएंगे। जैसे ही शेड्यूल ग्रॉस टोटल इनकम में हम जाते हैं, यहाँ पर हमसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इनका जवाब दे दीजिए, ठीक है, यहाँ पर ही दे दीजिए। अगर यहाँ पर नहीं भी देना चाहते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं, स्कीप कर दीजिए, आगे भी हमें ये सब ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो फिलहाल हम इसको स्कीप कर देते हैं। यहाँ से जैसे ही हमने स्कीप किया, देखिए यहाँ पर इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। एग्जेम्प्ट इनकम का भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। 1 बाय 1 हम भरना स्टार्ट करेंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी के सामने एडिट का बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। दोस्तों ध्यान देना, अगर आपका 26 ईयर्स अपडेट हो गया है, फॉर्म 16 आपको मिल गया है, तो यहाँ पर बहुत सारे डिटेल ऑटोमेटिकली प्री फील्ड आ जाएंगे। अभी ये नया पोर्टल है और उसके अलावा TDS रिटर्न का, फॉर्म 16 का भी ड्यू डेट बढ़ गया है, तो इसीलिए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हो सकता है आपके केस में आपको दिखाई दे जाए। तो जब दिखाई देगा तो आपको फॉर्म नंबर 16 से उसको मैच कर लेना है, 26 ईयर्स से मैच कर लेना है। और कुछ भी अगर उसमें डिफरेंस आ रहा है, गलत आ रहा है, तो आप एडिट पर क्लिक करके उसको सही कर सकते हैं। और अगर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा तो भी एडिट पर क्लिक करके आप मैनुअली भी एंट्री कर सकते हैं फॉर्म 16 की मदद से। तो हम एडिट पर क्लिक कर देते हैं। अब एडिट पर जब हमने क्लिक किया तो ग्रॉस सैलरी है, उसके नीचे पुराना वाला ही सब ऑप्शन है। देखिए सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), 17(2) और 17(3). तो सबसे पहले सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) हम फीड करेंगे। हमारे पास फॉर्म नंबर 16 का यहाँ पर डिटेल है, ठीक है, ये रहा फॉर्म नंबर 16 का डिटेल। तो सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) 645 है, तो ये हमने इंटर कर दिया। अब दोस्तों ध्यान देना है, ये जो सैलरी होता है एज पर सेक्शन 17(1), इसमें बहुत सारे कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं। कौन से कंपोनेंट होते हैं मैं आपको एनेक्सर में दिखा देता हूँ। ये 645 जो आया है उसमें देखिए बेसिक सैलरी है, बोनस है, कमीशन है, डेली अलावेंस है, हाउस रेंट अलावेंस है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस है। तो इस तरीके से बाइफरकेशन भी दिया गया होता है किसी किसी को, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में बाइफरकेशन नहीं दिया गया होता है। तो आपको सीधा सीधा लिख कर आता है कि सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) इतना आपको अमाउंट दिया गया होता है। तो यही अमाउंट आपको अपने ITR में दिखा देना होता है। लेकिन नॉलेज पर्पस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो 17(1) का सैलरी होता है इसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। अब दोस्तों ध्यान देना, इनकेस आपने अगर पेंशनर सेलेक्ट किया हुआ है, आपको पेंशन मिल रहा है, तो भी आपको सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) इस वाले बॉक्स में ही पूरे साल भर में जितना पेंशन मिला हुआ है वो यहाँ पर दिखा देना है, ठीक है। पेंशन भी इसी में ही कवर हो जाता है। उसके बाद नीचे आएंगे तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट है अंडर सेक्शन 17(2). ध्यान देना, अगर आपको वैल्यू ऑफ परक्विजिट है आपके फॉर्म नंबर 16 में, तो फॉर्म नंबर 12 BA भी
मिलेगा और उसमें बताया गया होता है कि किस तरीके से ये 50,000 आया है, क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको कंपनी की तरफ से मिला हुआ है। आप देख सकते हैं बहुत सारी फैसिलिटीज़ काफ़ी लोगों को मिलता है, अकोमोडेशन, कार, स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, ये सब आप देख सकते हैं, फ्री एजुकेशन, गिफ्ट वाउचर। तो इन सब में से कुछ अगर आपको मिला हुआ है तो आपके फॉर्म नंबर 16 में 72 का ये जो ऑप्शन है वहां पर दिया गया होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं भी होता है, तो अगर होगा तो आपको 50,000 ये अमाउंट आपको ITR में इंटर कर देना है 17(2) में। उसके बाद प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी है सेक्शन 17(3) में। तो यहाँ पर भी कुछ अगर अमाउंट है फॉर्म नंबर 16 में तो 20,000 जैसे हमारे केस में है डेमो में, तो 20,000 हम इंटर कर देंगे। तो ये सैलरी का पार्ट हमने पूरा भर दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे एग्जेम्प्ट अलावेंस है, कौन कौन से अलावेंस पर छूट आपको मिला हुआ है। तो हमारे फॉर्म नंबर 16 में देखिए 2 अलावेंस है जहां पर छूट मिला हुआ है, HRA है और चाइल्ड एजुकेशन अलावेंस है। दोस्तों ध्यान देना, मैंने आपको पहले ही बताया आपके सारे अलावेंस जो है वो आपके सैलरी, जो कि सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) है, इसमें ऐड हुए होते हैं। इसके अंदर अलावेंस ऑलरेडी ऐड हो गया है, जैसे कि मैंने आपको एनेक्सर दिखाया था, ये देखिए। तो हमको हाउस रेंट अलावेंस 40,000 मिला हुआ है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस 20,000 मिला हुआ है, डेली अलावेंस 80,000 मिला हुआ है। तो ऑलरेडी अलावेंस इसमें जुड़ गए हैं, तभी ये टोटल 645 आया है, जो कि सेक्शन 17(1) का पार्ट है। ठीक है, अब इस अलावेंस में से जो हाउस रेंट अलावेंस मिला था 40,000, उसमें से 22,000 का एग्जेम्पशन मिला है। चाइल्ड एजुकेशन अलावेंस 20,000 मिला था, तो उसमें से 2,400 का एग्जेम्पशन मिला है। तो इस एग्जेम्पशन को हम ITR में दिखा देंगे। तो कहाँ दिखाना है, देखिए नीचे ही एग्जेम्प्ट अलावेंस है, नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट अलावेंस, सेलेक्ट में जाएंगे। सबसे पहले हाउस रेंट अलावेंस हम सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन 10(13)A ये रहा, और यहाँ पर अमाउंट इंटर कर देंगे। उसके बाद दूसरा अलावेंस भी हम ऐड करेंगे जो एग्जेम्प्ट है, नीचे जाएंगे सेक्शन 10(14)(2) में, और यहाँ पर 2,400 हम इंटर कर देंगे। उसी तरीके से दूसरे अलावेंस भी हो सकते हैं आपके केस में, देख लीजिएगा जो भी अलावेंस आपके लिए एप्लीकेबल हो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करिए, और जितना छूट मिल रहा है वो यहाँ पर आप दिखा दीजिएगा। ठीक है, हमारे केस में 2 ही हैं तो हम 2 ही रहने देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। तो एग्जेम्प्ट अलावेंस भी हमने यहाँ पर इंटर कर दिया। नेट सैलरी यहाँ पर आ गया 690,600। फॉर्म 16 में आप देख लीजिएगा तो सेम आ रहा है। उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन है और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है, 50,000 यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन और प्रोफेशनल टैक्स का छूट दिखाई दे रहा है। दोस्तों ध्यान देना है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केसेस में प्रोफेशनल टैक्स, देखिए प्रोफेशनल टैक्स कभी कभी लिखा होता है फॉर्म 16 में, कभी कभी टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट भी लिखा होता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनके केसेस में तो मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं आता है प्रोफेशनल टैक्स, लेकिन जो प्राइवेट एम्प्लॉय होते हैं उनके केस में मोस्ट ऑफ द टाइम आ जाता है। तो आपको ध्यान रखना ये प्रोफेशनल टैक्स आपको कहां पर दिखाना है। प्राइवेट एम्प्लॉय है तो यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स भी आप इंटर कर दीजिएगा। अब हम नीचे सेव का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए अमाउंट यहाँ पर 638,100 आया है। फॉर्म नंबर 16 में भी इतना अमाउंट ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, ध्यान देना है सैलरी का जो भी डिटेल यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसको आपको फॉर्म नंबर 16 और 26AS दोनों से मैच भी कर लेना है। ज्यादा हो जाता है तो चल जाता है, लेकिन कम होता है तो प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकता है, इसलिए मैच करना बेहद ही जरूरी है। उसके बाद नीचे आएंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को हमने बहुत ही ज्यादा डिटेल में कवर किया हुआ है अपने ITR के फुल डिटेल्ड वीडियो में, जो कि हमारे नए चैनल पर अवेलेबल है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में तो इसको कवर नहीं करेंगे, लेकिन मैं कंडीशन आपको बता देता हूं कि कब इसको भरना होता है। मान लीजिए कि आपका हाउस प्रॉपर्टी है और आपने रेंट पर दिया हुआ है, तो पहला कंडीशन ये है, तब आपको ये वाला सेक्शन फीड करना पड़ेगा। सेकंड कंडीशन है कि मान लीजिए कि आपका हाउस प्रॉपर्टी आपने रेंट पर नहीं दिया हुआ है, आप खुद ही रह रहे हैं, लेकिन उस प्रॉपर्टी पर होम लोन भी है, तो आप इंटरेस्ट वाला पोर्शन दिखा सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद ही रह रहे हैं और होम लोन नहीं है, तब आपको इसको टच भी नहीं करना, इसको स्किप कर देना। अब नीचे आएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमसे बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या आपको इंटरेस्ट इनकम है फ्रॉम सेविंग अकाउंट इन इंडिया, तो हमारे केस में यस है, तो यस करेंगे तो यहाँ पर अमाउंट भी इंटर करना होगा। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि क्या इंटरेस्ट इनकम हमें मिल रहा है डिपॉजिट्स इन बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी इन इंडिया, और डू यू हैव रिसीव्ड इनकम एज इनहेंस्ड कंपनसेशन। तो बैंक में आपका ID अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट है, इस तरीके के डिपॉजिट अकाउंट है, वहाँ से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपको यस कर देना है और अमाउंट आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। ये हमने इंटर कर दिया। फिर फैमिली पेंशन है या नहीं वो पूछा जा रहा है, तो नो ही रहने देंगे।
इंटरेस्ट मिला हुआ है इनकम टैक्स रिफंड पर तो यस कर देना है। काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट मिलता है इनकम टैक्स रिफंड पे, तो अमाउंट आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। ठीक है, हमारे केस में नहीं है, हम मान के चलते हैं। एनी अदर इनकम है अदर सोर्स का तो यस कर देना है और फिर अमाउंट इंटर करना है और फिर डिस्क्रिप्शन डालना है कि कौन सा अदर सोर्स का इनकम है। तो हमारे केस में हम इसको भी नो कर देते हैं। डिविडेंड इनकम अगर आपको है तो यस कर देना है और डिविडेंड इनकम का क्वार्टरली ब्रेकअप यहाँ पर हमें इंटर करना है कि किस किस पीरियड में हमें डिविडेंड मिला है। मान लेते हैं कि हमारी केस में डिविडेंड इनकम है, ठीक है, 25,000 है, तो इसका ब्रेकअप भी हमें डालना पड़ेगा। डायरेक्टली हम अमाउंट इंटर नहीं कर सकते हैं। कब कब हमें डिविडेंड इनकम मिला है, ध्यान देना है, कब कब मिला है हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। तो मान लीजिए 2,500 रुपया मिला है 15 जून से पहले, 16 जून से लेकर 15 सितंबर तक के बीच में हमें 5,000 मिला है। ठीक है, उसके बाद सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में हमें कुछ नहीं मिला है, तो हम यहाँ पर 0 इंटर कर देंगे। और 16 दिसंबर से लेकर 15 मार्च के बीच में अगर कुछ मिला हुआ है तो वो इंटर कर देंगे। ध्यान देना, हम ऐसे ही डेमो यहाँ पर इंटर कर रहे हैं, बट आपको एक्चुअल में जो मिला हुआ है उस तरीके से भरना है। अगर नहीं मिला हुआ है, बिल्कुल डिविडेंड है ही नहीं, तो आपको नो कर देना है। ठीक है, सिंपल सा है। और उसके बाद कितना बचा हुआ, 25,000 हमें दिखाना था। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि मार्च में हमें 7,500 रुपये डिविडेंड मिला, तो टोटल 25,000 हमें मिला है। तो ये डिटेल हमने इंटर कर दिया हुआ है, अदर सोर्स का भी और डिविडेंड का भी। अब कंटिन्यू पर हम क्लिक कर देंगे और क्लिक करते ही आप देख सकते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का सारा डिटेल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आपको कुछ एडिट करना है तो इसको आप सेलेक्ट करके एडिट पर क्लिक कर सकते हैं, या डिलीट करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। और कुछ ऐड करना है तो नीचे ऐड अनदर का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अब और नीचे आएंगे, एग्जेम्प्ट इनकम का यहाँ पर हमें ऑप्शन दिखाई देता है, ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे। ध्यान देना, एग्जेम्प्ट इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है, रिपोर्टिंग पर्पस के लिए ये ऑप्शन हमें दिया गया होता है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन है। एग्रीकल्चरल इनकम अगर 5,000 से कम है तो तभी ITR 1 हम फाइल कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पर कोई मैच्योरिटी मिल रहा है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से, या उसके अलावा देखिए प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड अगर आपको कोई एग्जेम्प्ट इनकम मिल रहा है, अमाउंट आप विड्रॉ करते हैं तब उससे रिलेटेड भी आप दिखा सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर कोई ऑप्शन यहाँ पर लिस्टेड नहीं है तो नीचे एनी अदर का ऑप्शन है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं और अमाउंट इंटर कर सकते हैं। हम ऐसे ही यहाँ पर मान लेते हैं कि हमें LIC से मैच्योरिटी मिला हुआ है, तो वो हम दिखा देते हैं यहाँ पर। जैसे ही ऐड पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जेम्प्ट इनकम का भी डिटेल आ गया है। सेलेक्ट करके आप एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं इनकेस आपको अगर ज़रूरत पड़े तो इस पेज पर जो भी ऑप्शन थे वो सब हमने फीड कर दिए हैं। अब नीचे देखिए यहाँ पर कन्फर्म का बटन है, इस पर हमें क्लिक करना है। कन्फर्म पर क्लिक करते आप देख सकते हैं ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया है। सामने देखिए कन्फर्म का हमें साइन भी दिखाई दे रहा है। अब डिडक्शन वाले पेज पर हमें जाना है और डिडक्शन हमें क्लेम करना है। क्लिक कर देंगे इस शेड्यूल पर। अब देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चनियर आ गया है, इसको आप चाहें तो यहाँ से स्कीप भी कर सकते हैं। स्कीप अगर कर देंगे तो भी आप भर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर भी भर सकते हैं, या तो आप स्कीप करेंगे तो भी आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो ये मैं हटा देता हूँ। ये देखिए जैसे हमने हटाया अब इस तरीके से हमें बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे पास कौन कौन से डिडक्शन है वो हम देख लेते हैं। ATC है, सबसे पहले हम ATC भरते हैं। तो ATC अब मिलेगा कहाँ, यहाँ पर तो ATD दिखाई दे रहा है, ATC है कहाँ पर। तो आप नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर भी बॉक्सेस हैं। अगर आपको ATC नहीं दिखाई दे रहा है तो शो ऑल डिडक्शन, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ATC दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है और नीचे ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। आप चाहे तो जैसे मैंने बताया क्वेश्चन पूछा जा रहा है वहाँ पर भी भर सकते हैं, या तो चाहे तो यहाँ पर भी भर सकते हैं। डेमो में आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर हम अमाउंट इंटर कर देंगे ATC का और फिर ऐड पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ATD का भी हमारे केस में है, कोई अमाउंट है यहाँ पर 25,000 का, तो ये भी हम दिखा देंगे। ATD तो है यहाँ पर। अब ATD के लिए इस तरीके से पेज आ गया है। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्टली भरा हुआ है नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ फैमिली, नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स। तो ये फॉर्म नंबर 16 के हिसाब से कुछ डिटेल ऑलरेडी अपडेट हो गए हैं, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप क्लेम करना चाहते हैं, तब आपको सवाल का जवाब देना है। कौन से सवाल का जवाब, कि आप या आपकी फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन है या नहीं। अब फैमिली में देखिए पेरेंट्स नहीं आते हैं, पेरेंट्स के लिए अलग यहाँ पर बॉक्स दिया गया है। फैमिली में आप, वाइफ और बच्चे आते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई सीनियर सिटीजन नहीं है तीनों में, तो नो आप कर देंगे।
ठीक है। उसके बाद देखिए अब हेल्थ इंश्योरेंस और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का आप यहाँ पर डिडक्शन ले सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का हम 25,000 इंटर कर देते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर पेरेंट्स का डिटेल हम इंटर कर सकते हैं। ध्यान देना, अगर आप पेरेंट्स के लिए क्लेम नहीं कर रहे हैं तो नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स ये वाला ऑप्शन आपको चूज करना है। अगर ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड नहीं है तो भी आप इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन अगर पेरेंट्स के लिए आप क्लेम करना चाहते हैं, आपने उनके नाम पर कोई प्रीमियम लिया हुआ या कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर किया हुआ है, तब आप यस या नो में रिप्लाई दीजिए। सवाल क्या है कि पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है या नहीं है। अगर हैं तो यस और नहीं है तो नो। तो मान लेते हैं हमारे केस में सीनियर सिटीजन है, यस कर देंगे। और उसके बाद अब देखिए नीचे हेल्थ इंश्योरेंस, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप और एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आ गया है मेडिकल एक्सपेंडिचर का। तो यहाँ पर आप इंटर कर सकते हैं अमाउंट। हम मान लेते हैं कि हम पेरेंट्स के लिए क्लेम नहीं कर रहे हैं, तो नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स ऑलरेडी अपना क्लेम करते हैं ITR में, तो इसको हम छोड़ देते हैं। नीचे देखिए यहाँ पर सेव है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब जैसे हमने सेव पर क्लिक किया, ATC और ATD दोनों यहाँ पर अमाउंट दिखाई दे रहे हैं। और नीचे आएंगे, अब यहाँ पर ATG है, ATG पर क्लिक करेंगे। ATG के लिए इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है कि 100% डिडक्शन मिलेगा या 50%। तो हमारे केस में 100% डिडक्शन हो रहा है विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। PM केयर वाला अमाउंट जो है उसके लिए ये वाला ऑप्शन ही आपको सेलेक्ट करना है। अब पैन नंबर ऑफ डोनी इंटर करना है, नेम ऑफ डोनी, एड्रेस, सिटी, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, और फिर उसके बाद आपको डोनेशन का यहाँ पर अमाउंट इंटर करना है और कौन सा मोड है वो आपको इंटर करना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने ATG का डिटेल भर दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए एक PM केयर फंड का हमने यहाँ पर डोनेशन ऐड कर दिया हुआ है। नीचे जाएंगे तो ऐड पर क्लिक करेंगे तो ये डिडक्शन के पेज पर भी हमें दिखाई देने लगेगा। ये देखिए ATC, ATG, ATD। अब क्या बचा हुआ है, सेक्शन 80 TTA, जो कि अदर सोर्स में हमने इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट दिखाया था, उसका भी डिडक्शन हम ले सकते हैं। 10,000 तक का छूट हमें मिलता है। तो यहाँ पर बॉक्स मिल गया है 80 TTA। कोई भी बॉक्स अगर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है तो शो ऑल डिडक्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ऐड 80 TTA पर क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने क्लिक किया, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट है, यहाँ पर अमाउंट इंटर कर देंगे। ध्यान देना है ये वाला डिडक्शन कब मिलता है, जब अदर सोर्स ने आपने ऑलरेडी दिखाया होगा तब। और जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए सेक्शन 80 TTB एप्लीकेबल होता है, जहां पर 50,000 तक का बेनिफिट मिल जाता है। अब ऊपर आप देख सकते हैं ATC, ATG, ATD, ATTT हमने ऐड कर दिया हुआ है। नीचे टोटल अमाउंट आ रहा है। आप देख रहे होंगे कि बार बार इस तरीके का एक एरर आ रहा है। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा फॉर्म नंबर 16 अभी अपडेट नहीं हुआ है पोर्टल पर। तो ये बोल रहा है कि फॉर्म नंबर 16 में जो अमाउंट था उससे ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ध्यान देना, अगर आपका जो भी डिटेल आप इस तरीके से इंटर कर रहे हैं वो फॉर्म नंबर 16 के हिसाब से और बिल्कुल सही है, तब तो आपको इस वार्निंग को इग्नोर कर देना है, इसकी ज़्यादा चिंता नहीं करना है। अब कन्फर्म पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हमने कन्फर्म पर क्लिक किया, देखिए टोटल डिडक्शन के सामने भी कन्फर्म का यहाँ पर साइन आ गया है, ये भी कंप्लीट हो गया। अब टैक्स पेड पर हम जाएंगे। अब टैक्स पेड में देखिए TDS अगर सैलरी पर डिडक्ट हुआ है तो पहली लाइन में ही आपको अमाउंट दिखाई दे जाएगा। अगर 26 AS में अपडेट हो गया है तो ध्यान देना, आपको फॉर्म नंबर 16 और 26 AS दोनों को मैच करा लेना है। जितना भी TDS आपका डिडक्ट हुआ है 26 AS में अपडेट हुआ है या नहीं हुआ वो आपको चेक कर लेना है पहले ही, और फिर वही अमाउंट आपको यहाँ पर भी दिखाई देना चाहिए। अगर यहाँ पर किसी कारण से नहीं दिखाई दे रहा है, मान लेते हैं कि इस बार नया पोर्टल है नहीं दिखाई दे रहा, तो आप मैनुअली ऐड कर सकते हैं। देखिए शो डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पर ऐड अनदर का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर आप मैनुअली ऐड भी कर सकते हैं। तो जो आपने सैलरी में अमाउंट दिखाया हुआ है वही यहाँ पर इंटर कर देना। हमारा थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है क्योंकि मैं डेमो बना रहा हूँ, तो अभी मुझे क्योंकि जाना पड़ेगा सैलरी में, फिर देखना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा, तो वो स्टेप मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। बट आपको क्या करना है, जो आपने सैलरी में दिखाया हुआ है डिटेल उस हिसाब से यहाँ पर अमाउंट इंटर करना है। 26 AS से भी इसको मैच करना है, इस चीज़ का भी ध्यान देना कि 26 AS में भी इतना दिखाई दे रहा है सैलरी। फिर उसके बाद TDS जितना डिडक्ट हुआ है वो आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। मान लेते 15,000 TDS डिडक्ट हुआ है, तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं अपना TDS का डिटेल। अगर आपको बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है तो इस तरीके से। उसके बाद सैलरी के अलावा दूसरा कोई TDS अगर डिडक्ट हुआ है, जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट इनकम आपको मिला है उस पर TDS डिडक्ट हो गया है, तो इस तरीके का TDS आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। अगर ऑटोमेटिकली दिखाई नहीं दे रहा है तो 26 AS में अपडेट होगा तो यहाँ पर दिखाई देना चाहिए, लेकिन नया पोर्टल है, अब क्या होगा आगे पता नहीं है, तो ऐड कर सकते हैं आप मैनुअली भी, चिंता की कोई बात नहीं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए
फॉर्म नंबर 16C रेंटल इनकम अगर मिल रहा है तो उस पर अगर TDS डिडक्ट हुआ तो यहाँ पर आ सकता है। TCS यहाँ पर आ सकता है। कोई आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स या एडवांस टैक्स पे किया हुआ है तो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। मान लीजिए आप अभी सेल्फ असेसमेंट टैक्स कोई पे कर रहे हैं तो आप ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना है अगर आप टैक्स ऐड भी कर रहे हैं तो वो भी 26AS में अपडेट होना चाहिए। मान लीजिए 10,000 हमने ऐड कर दिया तो ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स में माना जाएगा, इसको हम ऐड कर सकते हैं। टोटल टैक्स पेड यहाँ पर 25,000 दिखाई दे रहा है, डेमो है। ठीक है, कंफर्म पर क्लिक कर देना है। अब सारे आपने यहाँ पर शेड्यूल भर दिए हैं। अब सिर्फ टोटल टैक्स लायबिलिटी बचा, इसमें आपको कुछ भरना तो है नहीं, सिर्फ कुछ डिटेल है जो इंपॉर्टेंट है उसको आपको देख लेना है। अब यहाँ पर आप कंप्यूटेशन चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं सब कुछ ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट हो गया है। एक चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान देना, सेक्शन 89 का अगर रिलीफ क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर अमाउंट आप इंटर कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा फॉर्म नंबर 10 ही आपको भरना होता है जब भी आप 89 का रिलीफ क्लेम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है फॉर्म नंबर 10 का। अभी जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये हमें दूसरे पेज पर लेके जाता है। फॉर्म अभी अवेलेबल नहीं है इसलिए लॉगिन का पेज दिखाई दे जाता है। तो इनकेस एरियर वगैरह है सैलरी का, अलावेंस का, तो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं और फॉर्म 10 ही भरना बिल्कुल ना भूलिएगा, अदरवाइज आपका क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर सब कुछ सही है तो कंफर्म पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए ये पूरा डिटेल हमने भर दिया हुआ है, सारे शेड्यूल। नीचे प्रोसीड का बटन है, यहाँ पर डाउनलोड जेसन फाइल का भी ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो जेसन फाइल डाउनलोड हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मान लीजिए फ्यूचर में आपका ये पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा है तो ये जो फाइल अभी हमने डाउनलोड किया हुआ है इसकी मदद से हम ऑफलाइन में भी अपना ITR फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोई चेंजेस कर सकते हैं। जितना भी डिटेल अभी हमने भरा हुआ ये सारे डिटेल्स ऑटोमेटिकली ऑफलाइन में इंपोर्ट हो जाएंगे, तो फ्यूचर में काम आ सकता है। डाउनलोड कर लीजिएगा, क्या जाता है। ठीक है, अब प्रोसीड पर हमें क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो ये हमसे बोल रहा है कि हमें 8,590 रुपये का रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, अगर टैक्स लायबिलिटी है तो टैक्स लायबिलिटी दिखाएगा। अब यहाँ पर कैलकुलेशन दिखाई दे रहा है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अभी हम फिलहाल तो कुछ नहीं करेंगे, हम आगे जाएंगे प्रीव्यू रिटर्न पर। प्रीव्यू रिटर्न वाले पेज पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए प्लेस दिया गया, ये हमारा IP एड्रेस है। यहाँ पर ये बॉक्स को आपको सेलेक्ट कर लेना है, बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है। सेल्फ अगर यहाँ पर सेलेक्टेड नहीं होगा तो आप कर लीजिएगा। अगर आप खुद ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो रिप्रेजेंटेटिव से करा रहे हैं तो वो तो रिप्रेजेंटेटिव खुद ही यहाँ पर सेलेक्ट कर लेगा। नीचे आएंगे प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। अब देखिए प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न का यहाँ पर पेज आ गया है। थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं ITR फॉर्म जैसे पहले होता था उसी तरीके से हमें यहाँ पर दिखाई देगा। आप देख सकते हैं सारे जो भी डिटेल्स आपने फीड किए हुए हैं ITR फॉर्म में पिछले पेजों में वो सारे के सारे यहाँ पर दिखाई देंगे। आप क्रॉस वेरीफाई सब कुछ कर लीजिएगा, बैंक अकाउंट वगैरह सब कुछ वेरीफाई कर लीजिएगा कि सब कुछ सही है या नहीं। सब कुछ सही होगा तो यहाँ प्रोसीड टू वैलिडेशन है, इस पर आपको क्लिक करना है। रॉन्ग है तो आपको बैक पर क्लिक करना है। हमारे केस में हम मान लेते हैं सब कुछ सही है, प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक किया, वैलिडेशन सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है, नो एरर्स वेयर फाउंड। तो कोई भी टेक्निकल एरर हमारे ITR फॉर्म में है नहीं। अब हमें देखिए यहाँ पर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन वाले पेज पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर वेरिफिकेशन का पेज आ गया है। 3 ऑप्शन है, ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर और वेरीफाई व्यूअर ITR फाइल। तो तीनों में से जो भी आपके लिए सूटेबल हो, कन्वीनियंट हो, वो ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं और अपना इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाई कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान देना, हम यहाँ पर वेरीफाई नहीं करने वाले, लेकिन आप जब भी वेरीफाई करिए एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे आप वेरिफिकेशन कर लेते हैं, आपका ITR सबमिट हो जाता है तो इस तरीके से स्क्रीन आता है। अब नीचे एक आपको बटन दिखाई देता है डाउनलोड ITR फाइल। इस बटन पर क्लिक करके आपको तुरंत अपना ITR फाइल डाउनलोड करके रख लेना है। ध्यान दीजिएगा, आप ऐसा मत सोचिएगा कि बाद में जाकर हम डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी पोर्टल पर आपका एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड नहीं होता है और ईमेल भी किसी केसेस में नहीं आ रहा, तो आप तुरंत के तुरंत अभी ITR फाइल का कॉपी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस था इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का। दोस्तों ध्यान रखना, इनकम टैक्स पोर्टल अभी भी ठीक से चल नहीं रहा है, तो इनकेस अगर कोई अर्जेंसी ना हो तो आप इनकम टैक्स रिटर्न थोड़े समय के लिए अवॉइड कर सकते हैं जब तक कि इनकम टैक्स पोर्टल स्टेबल ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारे एरर आ रहे हैं, बग्स आ रहे हैं, ग्लिचेस है इनकम टैक्स की पोर्टल पर। अभी ये जुलाई का 2nd वीक चालू होने वाला ही है और अभी तक पोर्टल स्टेबल हुआ नहीं है। तो ये चीज आप कर सकते हैं, अर्जेंसी ना हो तो थोड़ा सा डिले कर सकते हैं और जब स्टेबल हो जाए तब फाइल करिएगा। कोई भी क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।